हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247 एंड दिस इज़ रानी गुप्ता। और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का महाअभ्यास लेकर आए हैं, जिसमें हम 100 MCQs कंप्लीट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है इसका। और यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये मध्य प्रदेश के 100 MCQs MPPSC प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, ये जो 2020 में आने वाले एग्ज़ाम हैं, या फिर जो 2000 आगे भी 21 में आएंगे MPPSC के एग्ज़ाम। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, सुपरवाइज़र, जो भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम होंगे उनमें मध्य प्रदेश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है MPGK का। तो इसी जीके को ध्यान में रखते हुए हमने 100 MCQs को कवर किया है। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा इसका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 100 MCQs के साथ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? यदि आपको आंसर मालूम है तो आप इन चारों ऑप्शन को देखिए, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद अथवा भोपाल। लेकिन ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष पूर्वी निमाड़ अर्थात खंडवा में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष कहाँ पे आयोजित होता है इनका समारोह? खंडवा में। और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है होशंगाबाद। होशंगाबाद है, होशंगाबाद में बावई क्षेत्र है एक, तो वहाँ पर इनका जन्म स्थान है। किंतु इनका जो समारोह आयोजित होता है वो कहाँ पे होता है? खंडवा में होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है और इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। हिंदी साहित्य का मतलब एक बड़ा पुरस्कार, देव पुरस्कार बोलते हैं। उन्होंने हिम किरीटनी लिखी थी, जिसको ये सम्मानित किया गया था, जिस पुरस्कार से इनको 1955 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1955 में कौन सी रचना के लिए? हिम तरंगिणी रचना के लिए। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है? तो आप इतनी बातें इनसे याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद बावई और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, ब्रह्म राक्षस के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है निदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई अथवा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ब्रह्म राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, और इन्होंने इसकी रचना 1968 में की थी, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस। क्लियर है? ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे कि जो राक्षस है तो उसको मुक्ति दिलाई किसने? गजानन ने। ठीक है, गजानन माधव ने मुक्ति किसको दिलाई थी? राक्षस को। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट देखते हैं, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई अथवा राहत इंदौरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इन्हें पंडित जी के नाम से जानते हैं और अभी हमने बताया इनका जन्म स्थान होशंगाबाद और इनका समारोह खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कैसा चांद बना देती है के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। वीरों का कैसा हो बसंत के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त अथवा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये रचना है। इसके अलावा इन्होंने झांसी की रानी पर भी जो वीर रस से उत्प्रोत एक रचना है, वो उसकी भी रचना किसने करी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है जबलपुर में, और इनकी एक सृजन पीठ भी कहाँ पे है? जबलपुर में। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है?
कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अथवा 5 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 लाख रुपए। ठीक है, कालिदास सम्मान 1980-81 से शुरुआत हुई थी इसकी। 1980-81 से इसकी शुरुआत हुई थी। नाटक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है कालिदास सम्मान, और इसमें जो सम्मानित राशि है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। क्लियर है। कालिदास एकेडमी कहाँ पर है, तो ये है उज्जैन में, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो फड़के स्टूडियो जो रघुनाथ राव फड़के थे, प्रसिद्ध कलाकार, रघुनाथ राव फड़के प्रसिद्ध कलाकार मध्य प्रदेश के, उनकी स्मृति में बनाया गया है ये फड़के स्टूडियो। ये कहाँ पर, धार जिले में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खेलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या शिखर अवार्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिखर अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शिखर अवार्ड है वो मध्य प्रदेश का तो अवार्ड है, लेकिन मध्य प्रदेश में खेलों से संबंधित नहीं है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत की दुनिया से, फिल्मी दुनिया से, साहित्य की दुनिया से संबंधित है ये अवार्ड। ठीक है, कौन सा, शिखर अवार्ड। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1980-81 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही अवार्ड क्या है, खेल से संबंधित है, लेकिन शिखर अवार्ड मध्य प्रदेश में फिल्मी दुनिया से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, मलखंभ, मुक्केबाजी, क्रिकेट अथवा हॉकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलखंभ। ठीक है, मलखंभ के लिए दिया जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2013 से, और 2013 में स्थापित होने के साथ ये जो 2015 में ये अवार्ड 3 लोग को एक साथ दिया गया था। मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मलखंभ के लिए एकेडमी उज्जैन में स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इससे संबंधित आप याद रखिएगा। और एक और बात, जो प्रभाष जोशी हैं, तो वो प्रभाष जोशी अवार्ड किनकी, मतलब किसके लिए दिया जाता है, तो ये तो आप खेल के लिए दिया जाता है, ये समझ में आता है। पर प्रभाष जोशी थे कौन, तो ये भारत के प्रमुख पत्रकार थे, हिंदी साहित्य के, हिंदी क्षेत्र के। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इंदौर से थे ये। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख और भारत के प्रमुख पत्रकार थे जिनका जन्म इंदौर में हुआ था। इनकी स्मृति में इन्होंने मध्य प्रदेश ने प्रभाष जोशी अवार्ड खेल में शुरू किया है। ठीक है, मलखंभ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में पूछ रहा है वो। ऑप्शन है आपके 1055 किलोमीटर, 1066 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 1078 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1077 km, 1077 किलोमीटर। कहाँ पर, सिर्फ मध्य प्रदेश में। यदि हम बात करें तो नर्मदा नदी की बात करें, अगर कुल लंबाई की इसकी बात करें, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो इसका उद्गम स्रोत है वो अमरकंटक, अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम स्रोत है। और अनूपपुर जिला ईस्ट साइड, मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट में स्थित है। और यहाँ पर अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश के 15 जिलों को कवर करती है। कितने जिलों को, 15 जिलों को कवर करती है। और उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात में जाकर के भरूच यहाँ पे खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रवाह है मध्य प्रदेश का, नर्मदा नदी का। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। वहीं मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। बहुत सारे जलप्रपात इसमें, जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, है ना, तो ये सभी जलप्रपात इसमें निर्मित होते हैं। और ये 3 राज्यों को इंक्लूड करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या साहित्य के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो विश्वामित्र पुरस्कार है, जैसे हम बात करते हैं भारत में जब हम खेल अवार्ड की बात करते हैं, खेल पुरस्कार की, तो वहाँ पे एक द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के राज्य स्तर पर ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अब विश्वामित्र की बात हुई तो मध्य प्रदेश में लेटेस्ट अभी 2020 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? अच्छा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सॉरी, इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं एक वीडियो इसका बना दूंगी। तो विश्वामित्र पुरस्कार या फिर आपके जितने भी मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार हैं, एकलव्य पुरस्कार और जो भी आपके विक्रम पुरस्कार हो गए, जो भी आपके इसमें पुरस्कार हैं वो किसको दिए जाते हैं, तो आप उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। मैं ऐसे एक बार बता दे रही हूँ इसको कि अभी जो इंदौर के अभिलाष एमटी हैं तैराकी में, उनको विश्वामित्र अवार्ड दिया गया है 2019 का, लेटेस्ट पुरस्कार है ये। भोपाल के गिरधारी सिंह हैं, गिरधारी यादव हैं, वो सेलिंग से रिलेटेड हैं, तो उनको दिया गया है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम और राष्ट्रीय खेल में उन्होंने कई पदक उन्होंने हासिल करवाए थे। ठीक है, उसके साथ ही एक इंदौर के शरद जपे हैं, शरद जपे, तो इन तीनों को विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसके लिए सम्मानित किया जाता है? ये खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए। और 2019 अर्थात अभी लेटेस्ट जो पुरस्कार है वो 3 लोग को दिया गया है। आप एक बार फिर से नाम याद रख लें, इंदौर के अभिलाष एमटी तैराकी से संबंधित हैं, गिरधारी लाल भोपाल के सेलिंग से संबंधित हैं, और इंदौर के ही शरद जपे ये खो खो से संबंधित हैं। तो इन तीनों को क्या किया गया है? विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छे प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2। ठीक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश में। पहला राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल, और दूसरा देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। ठीक है, तो ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अभी कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा जो है, जब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये संपूर्ण ग्लोब है आपका, पृथ्वी है, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा खींची जाती है इसको 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इस इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर अर्थात नॉर्थ में जाने पर हमें कर्क रेखा मिलती है, और 23.5 डिग्री साउथ में जाने पर हमें मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा भारत में, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। जो कि ये क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं भारत के? तो इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे एक ट्रिक है मेरे पास, मित्र पर गमछा झार, ये 8 राज्य इसमें कवर होते हैं आपके, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान,
ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। क्लियर है? तो ये 8 राज्य कवर करती है भारत के कौन? कर्क रेखा। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये 14 जिलों से गुजरती है। अब वो 14 जिलों में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो वहाँ पे आपको पूरे 14 जिलों के नाम याद होने चाहिए। उसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, देख लीजिए आप। रउआ, राशि, भवरा, शाह। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरती है, उसकी एक ट्रिक है। रउआ, राशि, भवरा, ये भा है, सा। दम जब कटनी उमरा शाह। दम जब कटनी उमरा शाह। यहाँ पे ये शाह सिटी वाला है, ठीक है, शहडोल है इसका मतलब। तो आप देख लीजिए ये 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ठीक है। रउआ से क्या हो गया? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सी से सीहोर, भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन। क्लियर है? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन। सा से सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी, उमरा से उमरिया और शाह से शहडोल। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है और जब इंटर करती है तो सबसे पहला जिला रतलाम है और सबसे लास्ट का जिला कौन सा है? शहडोल है। नेक्स्ट देखते हैं, सुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर या इंदौर। ठीक है, सुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, देख लीजिए आप, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए विदिशा। ठीक है, सुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए विदिशा इसका राइट आंसर है। जो पुष्यमित्र सुंग हैं उन्होंने स्थापना की थी इसकी, सुंग साम्राज्य की। और एक ब्राह्मण राजवंश था जो मध्य प्रदेश में इसकी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? विदिशा में बनाई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बालाघाट। ठीक है, यहाँ पे उसकी मैग्नीज अयस्क और तांबे की बहुत सारी खदानें हैं, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा बालाघाट इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 12 या नेशनल हाईवे 75। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 4। ये मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, बल्कि ये कौन सा है? ये हाईवे मुंबई, पुणे, बैंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 4 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, ये मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर से गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग, स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं, प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है सबसे लंबा? आपके ऑप्शन है स्टेट हाईवे 17, स्टेट हाईवे 18, स्टेट हाईवे 19 अथवा स्टेट हाईवे 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेट हाईवे 19। ठीक है, कितने किलोमीटर है ये? लगभग 743 किलोमीटर लंबाई है इसकी स्टेट हाईवे की, और ये उत्तर प्रदेश के जैतपुर से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जैतपुर इसका एरिया है, ये यहाँ से शुरुआत होती है इसकी और पूरा यहाँ पे ये मध्य प्रदेश को कवर करते हुए ये महाराष्ट्र तक जाता है। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर है मध्य प्रदेश में? 743, मतलब 743 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो देखिए यहाँ पे सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, कौन सा राज्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया था एक बार पीएससी में, कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे
देखिए राजस्थान की सीमा पर पूछ रहा है वो। जब हम बात करते हैं गुना, नीमच, मंदसौर, जब हम बात करते हैं गुना तो ऊपर ही है ना, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो ये तो ऑब्वियस राजस्थान की सीमा पर होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये तीनों ही जिले ऊपर राजस्थान से लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अलीराजपुर है, देखिए 2 जिले ऐसे हैं, ऊपर है अलीराजपुर, माफ़ कीजिएगा, नीचे है अलीराजपुर और ऊपर है झाबुआ, ठीक है? ऊपर झाबुआ है और झाबुआ के नीचे क्या है, अलीराजपुर है। तो यहाँ पे जो झाबुआ है वो राजस्थान और गुजरात दोनों से लगता है, लेकिन जो अलीराजपुर है वो सिर्फ गुजरात से लगता है, ना कि राजस्थान से। तो राजस्थान की सीमा को टच कौन सा जिला नहीं करता, अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए इसमें ऑप्शन है ग्वालियर, सतना, अलीराजपुर या इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। ठीक है, जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो मध्य प्रदेश में संस्कृति शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक बहुत अच्छा संस्थान है ये। ग्वालियर में इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में, ये भी आप याद रखिएगा 1957, ये क्वेश्चन में आ चुका है पीएससी में। तो कब स्थापना की थी इसकी, 1957 में ग्वालियर में भारत सरकार द्वारा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ स्थल कौन से जिले में स्थापित है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सतना, छतरपुर, झाबुआ, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतना जिले में। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये सतना जिला। और ये जो चित्रकूट धाम है तीर्थ स्थल, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, सतना जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, चंदेरी, भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंदेरी में। ठीक है, इनका जो बैजू बावरा है, इनका जो असली नाम था वो क्या था, बैजनाथ मिश्र। ठीक है, ये महान संगीतज्ञ थे। इनका निधन 1610 में, ठीक है, कहाँ पे, 1610 में चंदेरी में, अशोकनगर, चंदेरी अशोकनगर जिले में आता है, तो यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल ऑप्शन देख लीजिए 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। ठीक है, भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 12, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पर है? एक पूर्वी निमाड़ खंडवा में ओमकारेश्वर के नाम से, और दूसरा उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से। ठीक है, तो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थापित है? महाना नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाना नदी। ठीक है, केवटी जलप्रपात रीवा जिले में है। जो तमस नदी है, जो टमस नदी, उसकी एक सहायक नदी है महाना नदी। ठीक है, तो ये महाना नदी किसकी सहायक नदी है? टमस नदी की, टॉन्स नदी की सहायक नदी है। इसी नदी पर केवटी जलप्रपात स्थित है, जो कि 98 मीटर ऊंचा है। क्लियर है, 98 मीटर ऊंचा है ये। कहाँ पर है ये? रीवा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? ऑप्शन है आपके उज्जैन, विदिशा, भोपाल या ग्वालियर। ठीक है, जो महाराजा विक्रमादित्य थे ये एक क्षत्रिय राजा थे। और बात करें जो भारत में शक, यहाँ पे शक जो आए थे उनको उनको हराया था, उनको पराजित किया था इन्होंने। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत की थी इन्होंने, और बाद में विक्रमादित्य के नाम से एक उपाधि ही बन गई थी, महाराजा विक्रमादित्य के नाम से। तो इन्होंने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश में उज्जैन में बसाई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? ठीक है, इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके उस्ताद आमिर खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल करीम खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस्ताद आमिर खान। प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं ये, है ना, उस्ताद आमिर खान सरोद वादक हैं। तो इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सितार वादक, वीणा वादक, सहनाई वादक अथवा ख्याल गायन। तो ये संबंधित है ख्याल गायन से। ठीक है, आमिर खान किससे संबंधित है?
ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे, इंदौर से संबंधित थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था? ऑप्शन है राजा मानसिंह, राजा परमल देव, राजा सूरजपाल, यशवंतराव होलकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर हैं ये, इन्होंने अपनी एक इनकी प्रेमिका थी तो उनके लिए गुर्जरी महल बनवाया था। वो ग्वालियन प्रेमिका थी उनके लिए बनवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। नेक्स्ट देखते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थापित है? तो ऑप्शन है आपके चंबल, ताप्ती, माही अथवा नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थापित है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? कार्तवीर्य अर्जुन। ऑप्शन है आपके महेश्वर, ग्वालियर, इंदौर अथवा उज्जैन। तो ध्यान रखिएगा, जो महेश्वर है, ओमकारेश्वर हम खंडवा को कहते हैं और जो महेश्वर है वो हम खरगोन को कहते हैं। इसे हम पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, 2-3 नाम से जाना जाता है ये। तो खरगोन जिले में है जो कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी वो क्या थी? महेश्वर अथवा खरगोन। ठीक है, तो इसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, किसे? कार्तवीर्य अर्जुन को। भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए जो सेना थी इनकी, वो शहीद हो गए थे इसमें, मतलब मारे गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है या लगता है? आपके ऑप्शन है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या खंडवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा। यहाँ पे गोटमार आयोजित किया जाता है मेला, और ये मतलब यहाँ पे जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे उनसे मारते हैं। ये काफ़ी हिंसक प्रकार का ये खेल है, लेकिन यहाँ पे इनकी मान्यता है इस खेल को लेकर के, इसलिए इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का कोई मंडल नहीं है, बल्कि ये किस जिले में आता है? जबलपुर जिले में आता है ये स्वयं, है ना। इसके अलावा ये सारे क्या है? मंडल के रूप में स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा मंडल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती? देखिए, अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको बताया है कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें जब आप बात करेंगे तो ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट आपके कवर होते हैं, रउआ, रांची, भवरा, दमजब, कटनी, उमरा, शाह। देखिए, रा से रतलाम हमने कवर किया था, उ से उज्जैन कवर किया था, भवरा व से हमने विदिशा कवर किया था, लेकिन यहाँ पे मंदसौर से नहीं गुजरती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मंदसौर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? हरदौल की मनौती। ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, नीमच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। ठीक है, हरदौल की मनौती कहाँ पर मनाई जाती है? बुंदेलखंड का लोकगीत है ये, और ये वीर रस से प्रवाहित है, ये ओतप्रोत है, मतलब जो हरदौल की मनौती है यहाँ पे मान्यता ऐसी मानी जाती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। पन्ना, छतरपुर, सागर, ये सब एरिया इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? ऑप्शन है आपके 1, 3, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये? देख लीजिए, भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा। ठीक है, ये 5 क्या है? ऑल इंडिया रेडियो के मध्य प्रदेश में स्टेशन हैं, भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश में किस नगर से शुरू हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की सेवा मध्य प्रदेश में कौन से जो 5 स्टेशन है हमारे यहाँ पे, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर से। ठीक है, 1955 में ये स्टार्ट हो गई थी मध्य प्रदेश में, 55 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है बाणसागर, इंदिरा सागर,
गांधी सागर अथवा रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाणसागर परियोजना। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाणसागर जल विद्युत परियोजना। जो गांधी सागर है वो 1960 में स्टार्ट हुई थी। माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये 1960 में शुरुआत हुई थी इसकी। बाणसागर परियोजना 1991 में शुरुआत हुई थी इसकी, 1991 में। इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, 2005 में हुई थी। वहीं रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की शुरुआत 1988 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो, देखिए इसमें ऑप्शन राजघाट, माता टीला, बाणसागर अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजघाट प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये कौन सी नदी पे है राजघाट परियोजना, बेतवा नदी पे है, ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश में चंदेरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर अशोकनगर से इसके ये जो प्रोजेक्ट है ये स्थापित हुआ है। ठीक है, कितने मेगावाट का है ये, 45 मेगावाट का है राजघाट प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए, 917.5 मेगावाट, 955.5 मेगावाट, 988 मेगावाट अथवा 1050 मेगावाट। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा 917.5 मेगावाट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। संबलगढ़ का किला, ऑप्शन है आपके मुरैना, ग्वालियर, इंदौर अथवा भोपाल। तो ध्यान रखिएगा, जो संबलगढ़ का किला है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, करौली के राजा गोपाल सिंह ने। किसने करवाई थी इनकी स्थापना, गोपाल सिंह ने। और ये कहाँ पर स्थापित है, मुरैना जिले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबलगढ़ का किला कहाँ पर है, मुरैना में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगरौली। ये ऊर्जा राजधानी कहलाती है मध्य प्रदेश की। और ये कौन से डिवीजन संभाग के अंतर्गत आता है, तो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है। अभी हमने हरदौल की मनौती अभी आपने देखा था बुंदेलखंड में, तो वही क्वेश्चन है, हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन खजुराहो, ओरछा, महेश्वर, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओरछा। ठीक है, ओरछा जो है मध्य प्रदेश में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये, और लाला हरदौल की कहानी और हरदौल की मनौती है वो यहीं से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कछवाह राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, ये राजधानी है तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। तो ये कछवाह जो राजपूत थे उसकी कहानी आपको मुरैना जिले में ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कछवाह वंश की जो स्थापना है वो 1115 से 1135 तक शासन किया था इन्होंने। और इसकी स्थापना किसने की थी, कृतिराज ने। कछवाह की स्थापना, जो कछवाह वंश है उनकी स्थापना किसने की थी, कृतिराज ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी राजधानी मुरैना जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पीथमपुर, जबलपुर, इंदौर अथवा छतरपुर। तो इसका राइट आंसर है पीथमपुरा। ये यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये। ठीक है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है, पीथमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है ये। ठीक है, और अगर भारत के डेट्रॉइट की बात करें तो भारत का डेट्रॉइट किसको कहते हैं, भारत का डेट्रॉइट तो वो कहते हैं चेन्नई को। ध्यान रखिएगा इसको भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीथमपुर।
धार। नेक्स्ट देखते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? ऑप्शन शंकर दयाल शर्मा 1980 में। ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे कि बचपन बचाओ आंदोलन कौन से सन में शुरू किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो 1980 आप याद रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन और किनके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन देखिए, शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी, लता मंगेशकर अथवा जया बच्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो भारत के जो बाल विकास एक्टिविस्ट हैं ये, और 2014 में 2014 में इन्हें भारत के 2014 में इन्हें भारत में मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनके साथ एक और थी मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। कब? 2014 में। शुरुआत कब की थी बचपन बचाओ आंदोलन की? 1980 में। और किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी ने। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में स्थापित है? ठीक है, आईआईटी और आईआईएम दोनों मतलब जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी बात कर रहा है तो ये दोनों ही कहाँ पर है? इंदौर जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ठीक है, IISER मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल। ठीक है, ये एक प्रतिष्ठित संस्थान है और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? ये भोपाल में। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन सा मैनेज इंस्टीट्यूट है। तो आप एक पेज कंपाइल करके सारे इंस्टीट्यूट को, सारे जितने भी आपके मैनेज इंस्टीट्यूट हैं उन्हें कंपाइल करके आप लिख सकते हैं ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय। एक है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में, और दूसरा है इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ट्राइबल राष्ट्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में। तो 2 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। ठीक है, मानव विकास पर आधारित है ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, और ये केंद्र के अंतर्गत आता है, केंद्रीय मानव संग्रहालय है, ये म्यूजियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? भरथरी, भरथरी यहाँ पे भरतारी तो ठीक है, यहाँ पे भरथरी भी इसे बोलते हैं। भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड अथवा गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालवा। ठीक है, मालवा क्षेत्र में ये गाया जाता है भरथरी। भरथरी गायन इसे बोलते हैं, राजा भरथरी की याद में मनाते हैं इसे। गायन है वहाँ का, कहाँ का? मालवा का। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? उज्जैन। ध्यान रखिएगा, यदि आपको मालवा ऑप्शन ना दे, उज्जैन दे, तो आप यहाँ पे टिक करिएगा उज्जैन। राजा भरथरी की याद में मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आल्हा खंड लोकगीत मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, नीमच, गोंडवाना। तो आल्हा खंड जो जगनिक ने रचा था, इसमें उसका परमार रासो का हिस्सा है ये। जो जगनिक की रचना है, ठीक है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा उदल का उसमें वर्णन है। ये सेनापति थे आल्हा उदल, तो इनके बारे में वर्णित किया गया है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, बरगद, चीड़ या आम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरगद। ठीक है, यहाँ का राजकीय पेड़ है और इसे राजकीय पेड़ कब चुना गया था?
तो 1981 में। ध्यान रखिएगा, हमने मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ कब चुना था उसे, 2013 में। वहीं अगर राजकीय वृक्ष की बात करें बरगद की, तो इसे कब बनाया गया था, 1981 में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, राखी की चुनौती के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी अथवा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, राखी की चुनौती। नेक्स्ट देखते हैं, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके सरोद वादक, वीणा वादक, तबला वादक या सितार वादक। तो ध्यान रखिएगा, अमजद अली खान मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में ये सरोद वादक नाम से मतलब सरोद वादक के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है ये। और ये कौन से घराने से संबंधित है, कभी पूछ लेता है आपसे, जैसे आमिर खान इंदौर घराने से हैं, उसी प्रकार जो अमजद अली खान हैं वो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ठीक है, सरोद वादक हैं और 1945 में इनका जन्म हुआ था। और अभी मतलब लेटेस्ट में अगर इनकी मृत्यु हुई है, मतलब अभी ये थोड़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, अमजद अली खान। नेक्स्ट देखते हैं, सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश में किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके रीवा, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीवा। ठीक है, रीवा बघेलखंड क्षेत्र में है और सफ़ेद बाघों की भूमि से कहा जाता है। यहाँ पे व्हाइट टाइगर सफारी भी स्थापित है, जिसे टैग दिया गया है एशिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी। रीवा के पास मतलब सतना जिला है, सतना जिला, वहाँ पे मुकुंदपुर एरिया है, वहाँ पर स्थापित है। ठीक है, सफ़ेद बाघों की भूमि के नाम से रीवा को जानते हैं और व्हाइट टाइगर सफारी सतना के मुकुंदपुर जिले में मुकुंदपुर स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है ध्रुपद, ख्याल गायन, ठुमरी गायन अथवा तराना। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्वालियर घराना है वो ख्याल गायन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इस ख्याल गायन के ग्वालियर घराने के सबसे प्रसिद्ध कवि थे तानसेन जी। ठीक है, तानसेन, याद रखिएगा आप, ग्वालियर घराने से संबंधित हैं तानसेन और ये ख्याल गायन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के कौन से स्टेडियम में लगाया था। ऑप्शन है आपके कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम या ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित है, ग्वालियर में स्थित है ये। ठीक है, ग्वालियर में बना हुआ है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। और 2010 में, कब, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, किसके, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। आप रूप करके याद रख सकते हैं, रूप और ग्वालियर। ठीक है, रूपा मतलब कोई फ्रेंड है तो ग्वालियर में है, तो ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है और ऑप्शन है आपके ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर। तो अभी मैंने बताया इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। ठीक है, कोई रूपा है आपकी फ्रेंड, वो ग्वालियर में रहती है, तो याद कर लीजिएगा इसे। जो मेजर ध्यानचंद्र जी के भाई थे रूप सिंह, उनके नाम पर ये बनाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ना कि हॉकी का। लेकिन रूप सिंह किससे संबंधित थे, हॉकी से संबंधित थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 24 अप्रैल 2007, 24 मई 2008, 17 अक्टूबर 2011 और 12 जून 2009। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सिंगरौली जिला है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 मई 2008 को। देखिए जो मध्य प्रदेश था, मतलब मध्य प्रदेश है जो, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 2008 में 2 जिले बने थे। ठीक है, 2 जिले की स्थापना हुई थी यहाँ पे और उनके नाम है अली सिंह। ठीक है, अली सिंह, अली से अलीराजपुर और सिंह से सिंगरौली। देखिए अलीराजपुर एकदम वेस्ट में और सिंगरौली एकदम ईस्ट में। तो अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, लेकिन सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था। तो इस हिसाब से जो 2008, 24 मई 2008 को कितने जिलों की स्थापना हुई थी, 2 जिलों की, अली सिंह, अलीराजपुर और सिंगरौली।
क्लियर है। तो सिंगरौली किससे अलग हुआ था? सीधी से, अलीराजपुर झाबुआ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मई 2008। नेक्स्ट देखते हैं, तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर है? तो ग्वालियर, इंदौर, छतरपुर, भोपाल। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो समाधि है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ग्वालियर में है। और इनकी समाधि बनवाई किसने थी? तो अकबर ने बनवाई थी। अकबर की 9 रत्नों में ये शामिल है तानसेन। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, पहले रीवा सम्राट के दरबार में रहते थे, बाद में अकबर ने इन्हें अपने अपने साम्राज्य में बुला लिया था। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ग्वालियर घराने से संबंधित थे और ख्याल गायन इनका प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इनकी जो समाधि है वो कब बनवाई थी अकबर ने? 1586 में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कूनो वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छतरपुर, श्योपुर, टीकमगढ़ और इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्योपुर। ठीक है, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य है और श्योपुर जिले में है। और ये काफी चर्चा में था कूनो अभयारण्य, क्योंकि जो गिर अभयारण्य है गिर गुजरात में, वहाँ से जो लायन है, शेर, बब्बर शेर, उनको लाए जाने की यहाँ पे मतलब बात कही जा रही थी। हालांकि वो आए नहीं है, लेकिन ये इसलिए चर्चा में काफी था। नेक्स्ट देखते हैं, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। तो अभी लेटेस्ट अगर बात करें हम 2018 के अकॉर्डिंग, 19 के अकॉर्डिंग, तो बाघों की संख्या पे हमारा फर्स्ट रैंक आ गया है, टाइगर स्टेट हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन 2013 और 2015 में ये हमसे छिन गया था। ठीक है, ये कर्नाटक पहले स्थान पे आ गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, बिरहा और विदेशिया गायन तरीका मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का है? बिरहा गायन और विदेशिया गायन। ठीक है, तो इसका राइट देख लीजिए ऑप्शन, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा अथवा नीमच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बघेलखंड। ठीक है, विदेशिया गायन, बिरहा गायन प्रेम का एक लोकगीत है और ये वैसे तो बुंदेलखंड में भी काफी फेमस है, लेकिन मेन अगर पूछता है दोनों ऑप्शन में तो यह बघेलखंड का प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बघेलखंड। नेक्स्ट देखते हैं, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? गोंडवाना क्षेत्र, ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश या उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। गोंडवाना क्षेत्र जो है आपका, देखिए ये आपका मध्य प्रदेश कुछ ऐसा है, ये आपका कुछ मध्य प्रदेश ऐसा है। तो इसका जो दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं गोंडवाना क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एरिया को हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बमबुलिया लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बमबुलिया लोकगीत। तो ऑप्शन है आपके बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या नीमच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बघेलखंड। अभी इसके पहले आपने देखा विदेशिया गायन, ये भी बघेलखंड से संबंधित था। और यहाँ पे बमबुलिया लोकगीत है, वो भी कहाँ से संबंधित है? बघेलखंड से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो सिंगा जी और दालू जी मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र से संबंधित हैं, नीमच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो सिंगा जी और दालू जी का मतलब ये जो क्षेत्र है, जो गाना है, मतलब जो लोकगीत है, तो वो निर्गुणी तरीके का लोकगीत है, निर्गुण है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, निर्गुणी लोकगीत भी हम इसे बोलते हैं, नीमच क्षेत्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, चौकरिया या चौगड़िया, चौकड़िया भी है ये, चौकड़िया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? चौकड़िया फाग मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का संगीत है? ऑप्शन है नीमच, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड। ठीक है, चौकड़िया फाग किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। और ये कवि ईसुरी ने लिखा था इसे, ईसुरी। किसने लिखा था? कवि ईसुरी ने लिखा था चौकड़िया फाग को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं बोली जाती? ठीक है, मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है।
ऑप्शन देख लीजिए, ब्रजभाषा, कोरकू, गोंडी, मैथिली। तो जो मैथिली है वो नेपाल की बोली है, ठीक है। मैथिली कहाँ की है? वो नेपाल की बोली है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली। जबकि बिहार उत्तर जो है वहाँ पे बिहार वगैरह में बोली जाने वाली बोली है, जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों ही बोलियां मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंगल, ये हिंगलाजगढ़, ठीक है। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है बुरहानपुर, मंदसौर, टीकमगढ़, छतरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंदसौर। ध्यान रखिएगा, संबलगढ़ मुरैना में था, लेकिन यहाँ पे हिंगलाजगढ़ है, यहाँ पे भी गढ़ है। हिंगलाजगढ़ कहाँ पे है? मंदसौर में, ठीक है। भानपुरा तहसील है मंदसौर में, वहां पर नवलगढ़ के पास है ये, भानपुरा तहसील में नवल गांव के पास है। और हिंगलाज माता के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो क्षत्रियों की कुलदेवी कहलाती हैं। हिंगलाज कौन है? क्षत्रियों की कुलदेवी हैं, उनके नाम पर ही इस किले का निर्माण करवाया गया है मंदसौर के भानपुरा तहसील में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य, करेरा वन्यजीव अभयारण्य अथवा कूनो वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा सेंचुरी है ये, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये है कहाँ पर? इंदौर में, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, इंदौर में है ये, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा सेंचुरी कहलाता है ये। और यहाँ पे देख लीजिए, जो बोरी अभयारण्य है वो होशंगाबाद में है, करेरा अभयारण्य शिवपुरी में है, और कूनो अभयारण्य कहाँ पे है? श्योपुर में है। देखिए, करेरा शिवपुरी में है, लेकिन कूनो श्योपुर में है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। बोरी होशंगाबाद में, और रालामंडल कहाँ पे है? इंदौर में है, जो कि सबसे छोटा अभयारण्य है, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन राजा सूर्यसेन, माधवराव जीवाजीराव सिंधिया, महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, विजयराजे सिंधिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा सूर्यसेन। ग्वालियर के किले की बात कर रहे हैं, ग्वालियर किला तो किसने बनवाया था? राजा सूर्यसेन ने 727 ईस्वी में बनवाया था इसे, ठीक है। और फिर इसके बाद राजपूत, मुगल, कई मराठा, इनका राज्य रहा यहाँ पे, लेकिन इसका जो निर्माण है वो राजा सूर्यसेन ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, बेतवा, माही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल नदी, ठीक है। जो चंबल नदी है वो अपनी मिट्टी के कारण, जो जलोढ़ मिट्टी है, नाली का क्षरण करने के लिए जानी जाती है, और ये प्रमुख रूप से पर्यावरण के लिए क्या है? एक प्रकार की आपदा है ये। जो बोलते हैं हम इसे, रेंगती हुई मृत्यु इसे कहते हैं। तो ये चंबल नदी के कारण इसका निर्माण होता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? जानापा पहाड़ी, वांचू पॉइंट इसका उद्गम स्थल है, महू, इंदौर जिला, ठीक है। और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के उत्तर प्रदेश में जाती है, और गंगा नदी में ये समाहित हो जाती है, चंबल नदी, ठीक है। माफ कीजिएगा, यमुना नदी में। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना की सहायक नदी है चंबल। नेक्स्ट देखते हैं, बिना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों द्वारा शुरू की गई? ठीक है, बिना नहीं है यहाँ पे, बीना सागर बीना जो है, बिना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रॉयल डच, भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओमान ऑयल कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी। यहाँ पे कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि भारत पेट्रोलियम द्वारा निर्मित बीना ऑयल रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित की गई है? तो ओमान ऑयल कंपनी के सहयोग से स्थापित की गई है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है बीना ऑयल रिफाइनरी की? 2011 में, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन सागर, झाबुआ, अलीराजपुर, भोपाल। तो ये कौन से जिले में है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागर जिले में स्थापित है, ठीक है। किसके सहयोग से स्थापित हुई है ये? ओमान रिफाइनरी फैक्ट्री के सहयोग से। नेक्स्ट देखते हैं, बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? 2010, 11, 12 और 13। तो इसकी स्थापना 2011 में हुई, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। ऑप्शन अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अलीराजपुर, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, इस कारण इसे चेरापूंजी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? ध्रुपद केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। ठीक है, ध्रुपद केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में। और जो ध्रुपद गान है उसको सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे इसकी स्थापना की है। ध्रुपद समारोह भी आयोजित किया जाता है, जैसे कालिदास समारोह उज्जैन में, अभी आपने देखा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में, उसी प्रकार ध्रुपद समारोह कहाँ पे? भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भगोरिया जो नृत्य है वो एक लोक नृत्य है, और ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भील जनजाति द्वारा ये किया जाता है, और ये एक प्रकार से प्रेम विवाह से संबंधित भी है। यहाँ पे होली के अवसर पे किया जाता है, होली के शुभ अवसर पे ये भगोरिया नृत्य। क्लियर है? और इसका जो मेन प्रमुख केंद्र है वो जो आपका गोंडवाना क्षेत्र है, छिंदवाड़ा जिले के आसपास का, वो इसका प्रमुख केंद्र है भील जनजाति का। नेक्स्ट देखते हैं, अहिर लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जैसे भगोरिया नृत्य है भील के द्वारा, अहिर लोक नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? भारिया, सहरिया, बैगा और भील। तो ये सब किसके द्वारा किया जाता है? भारिया के द्वारा। ठीक है, भारिया के अलावा जो ये लोक नृत्य है वो अहिरे है। इसके अलावा जो सतिरे है ये भी लोक नृत्य भारिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारिया। नेक्स्ट देखते हैं, सतखंडा महल किस जिले में है? ऑप्शन है अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा, सतना। तो सतखंडा महल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दतिया जिले में है। ठीक है, किसने बनवाया था सतखंडा महल को? राजा वीर सिंह देव ने। ये भी याद रखिएगा, वीर सिंह देव। ठीक है, किसने बनवाया था इसे? वीर सिंह देव ने बनवाया था, राजा वीर सिंह देव ने। कहाँ पे? दतिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन है अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा, सतना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा जिला है दतिया, लेकिन यदि पूछे आगर मालवा ऑप्शन में रहे तो आगर मालवा लगाइएगा उसमें, इनमें ऑप्शन में नहीं है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? स्पीकर ऑप्शन है आपके पंडित कुंजीलाल दुबे, डॉक्टर सीता शरण शर्मा, ईश्वर दास रोहानी, काशी प्रसाद पांडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित कुंजीलाल दुबे, जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसके पहले स्पीकर थे। और जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से लेकर 7 मार्च, कब तक? 7 मार्च 1967, 7 मार्च 1967। ठीक है, तो ये तब तक स्पीकर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के। क्लियर है? और 1967 में ये वित्त मंत्री भी थे मध्य प्रदेश के, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। ये क्रिकेट जो टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल, माही। तो जीवन रेखा मध्य प्रदेश की लाइफलाइन किसको कहते हैं? ऑप्शन ए, नर्मदा को। और जो नर्मदा का उद्गम स्थल है वो अनूपपुर जिला अमरकंटक से निकल कर ये लगभग 3 राज्यों को कवर करती है, साथ ही 15 जिलों को कवर करती है। 13-12 इसकी टोटल लंबाई है। और अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल से के खिलाड़ी थे? हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या हैंडबॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी। ध्यान रखिएगा, समीर दाद
किस खेल से संबंधित है? हॉकी। एक समीर वर्मा है, वो बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद समीर दाद हैं, वो किस खेल से हैं? हॉकी से। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है जो कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी नदी है? ऑप्शन देखिए, चंबल, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल नदी सबसे कम प्रदूषित नदी है भारत की। ठीक है, लेकिन मृदा के अपरदन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी में जलोढ़ मिट्टी हमें प्राप्त होती है, और इसका जो मेन स्रोत है, मतलब मेन जो इसका प्रवाह है वो उत्तर की तरफ है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर अथवा इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। ठीक है, पद्म भूषण विजेता एक पंडित सूर्य नारायण व्यास थे, उन्होंने कालिदास समारोह की शुरुआत की थी जयंती मनाने के रूप में इसकी, और ये भारत के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, कालिदास। नेक्स्ट देखते हैं, प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रादेशिक वित्त आयोग की बात कर रहा है ये, प्रादेशिक वित्त आयोग। तो कौन से अनुच्छेद में इसे रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, 243 जी, 243 आई, 243 एच और 243 जे। तो आई से इनकम करके याद रख लीजिएगा, वित्त से, तो 243 आई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 243 आई, आई फॉर इनकम, और इनकम से आपको वित्त आयोग, कहाँ पे? प्रदेश का वित्त आयोग। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? 94 से 99, 1995 से 2000, 1996 से 2001 या 1997 से 2002। तो इसका राइट आंसर है 1996 से 2001, ऑप्शन सी। ठीक है, पहला कार्यकाल था हमारा 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2001 तक, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 1993-94, 1994-95, 95-96 या 96-97। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1994-1995। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश वित्त आयोग की। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है मध्य प्रदेश वित्त आयोग, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। यदि आपको अलग अलग ऑप्शन दे कि 1993, 94, 95, तो आप इसका राइट आंसर 94 लगाइएगा। ठीक है, 1994 में स्थापना हो चुकी थी और इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 95 में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? ठीक है, ऑप्शन है आपके माही, ताप्ती, नर्मदा, चंबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंबल नदी। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि चंबल नदी का प्रवाह यहाँ पे देखिए इंदौर में, इंदौर जिले में महू के जाना पाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से ये निकलती है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है राज्य में। ठीक है, तो इसका पश्चिम की ओर ये प्रवाहित नहीं होती। जबकि जब हम बात करें नर्मदा की बात करें तो नर्मदा अमरकंटक से निकल के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। वहीं हम ताप्ती की बात करें तो ये बैतूल से निकलकर ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और अगर माही की बात करें तो ये भी धार जिले से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश में किन जिलों में है? ऑप्शन है आपके झाबुआ गुना, सागर भोपाल, सागर झाबुआ या छिंदवाड़ा उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झाबुआ गुना। ठीक है, HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? झाबुआ गुना में। नेक्स्ट देखते हैं, किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता? मतलब विकलांग श्रद्धा का दौर के रचनाकार कौन है और उस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसके ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मैथिली शरण गुप्त या हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। ठीक है, इन्होंने 1982 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था। और इसके पहले हमने देखा माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने 1955 में
हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था। और ये विकलांग श्रद्धा के दौर के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी। इसके लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। भारत के प्रसिद्ध लेखक थे ये। और हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके पहले इनकी एक रचना विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, दोनों ही आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन शहर किस नदी पर स्थापित है? ठीक है, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो देखिए इसके ऑप्शन देखिए, चंबल, क्षिप्रा, बेतवा अथवा नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी पर स्थापित है ये। धार जिले में जो क्षिप्रा नदी है वो धार जिले में विंध्य श्रेणी से शुरू होती है और बाद में ये चंबल में मिल जाती है, मतलब चंबल की ये सहायक नदी है। उज्जैन का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन सा? महाकालेश्वर, है ना। तो वो क्षिप्रा नदी पर ही, मतलब उसके किनारे ही है, क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, शिवराज सिंह चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज अथवा अर्जुन सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अभी तक पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है। इसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्होंने 1994 में, अर्जुन सिंह ने 2000 में और सुषमा स्वराज जी ने 2004 में यह अवार्ड जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने पार्लियामेंट्री अवार्ड अभी तक नहीं जीता। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। और ये नाटककार थे, छायावाद कवि हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि छायावाद के 3 कवियों के नाम बताइए मेंस के लिए, तो छायावाद के एक कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। और पुष्प की अभिलाषा इन्होंने होशंगाबाद जेल में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल, तो ऑप्शन है सतना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर। ठीक है, भेड़ाघाट नामक स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। लगभग वहां से 20 किलोमीटर दूर धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर भी यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी पर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध, बरगी डैम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, ये 92 मीटर ऊंचा है ये इंदिरा सागर बांध। और किस नदी पर स्थापित है ये? नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थे आज के वीडियो के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से संबंधित। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी जिसमें एमपी जीके से रिलेटेड 100+ MCQs होंगे उसमें। और ऐसे करते हुए एमपी जीके काफ़ी कुछ आपका ऑब्जेक्टिव रूप में कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।